अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल्स उर्दू लाइब्रेरी चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज मैं आपके लिए एक अलग से नावल लेकर आई हूँ। थोड़ा फ़नी है और फैंटेसी बेस है, जिनसात बेस्ड है। मैंने सोचा कि इतने रोमांटिक और फोर्स मैरिज डिफरेंट सारे नावल्स पोस्ट कर रही हूँ तो थोड़ा सा हट के पोस्ट करूँ। उम्मीद है बाकी नावल्स की तरह ये भी आपको बहुत पसंद आएगा। तो नावल फिर शुरू करते हैं। इस नावल का नाम है लायलपुर की लैला और इसकी राइटर है सोनिया हसन। ये मंज़र लायलपुर मौजूद फैसलाबाद के एक दूर दराज के गांव में, जहां ज़िंदगी मुस्कुराती है जब नटखट लैला शरारतें करके सबको हंसाती है। जी हाँ, लैला हमारी हीरोइन ज़रा औखर टाइप की है। माँ बाप इसके बचपन में ही फौत हो गए थे। चचा ने पाला, जिनकी अपनी भी बच्चों की फ़ौज है। चचा अपने भाई की निशानी यानी लैला से बहुत प्यार करते हैं, जो कि लैला की चची को एक आंक नहीं भाता, मगर वो शोहर के सामने कुछ नहीं कहती। मगर चचा के खेतों में जाने के बाद लैला को खूब कोसने देती, क्योंकि मार नहीं सकती। चचा को लैला की एक चार लगाकर चची को बताती। मगर अब तो वो बड़ी हो गई है। अब चची इसकी आफतों से किसी हद तक महफूज हो गई है, क्योंकि अब चची के बच्चे जो इसके तख्ता मशक बन जाते हैं। अब आते हैं हाल की तरफ। गर्मियों की तपती हुई दोपहर है। कोह काफ का शहजादा जिन घूमते हुए लैला के गांव में कुएं के साथ वाले बरगद के दरख्त पर आके बैठता है। इसी टाइम लैला भी अपनी सहेलियों के साथ कुएं पे पानी भरे आई। जिन जो अभी अभी सोया था हंसी की आवाज़ सुनकर इधर उधर देखने लगा। फिर नज़र पानी भरती लड़कियों पर पड़ी और लो जी, जिन साहब का दिल लैला पे आ गया। जैसे कहते हैं ना कि दिल गद्दी पर आए तो वो भी हूर लगती है, तो ऐसे ही आम से नकूश की सांवली सलोनी लैला भी जिन भाई को हीरोइन ही लगी, जो किसी लड़के को गर्दन से पकड़कर कुएं की मुंडेर पर इसके मुंह को बगैर सरफ किए रगड़ा रगड़ा लगा रही थी। हाँ, बेकिसी मजनू दी गंदी औलाद, क्या मसला है? बाप तेरा चौपाल पर बैठा इस उम्र में भी कुड़ियाँ ताड़ रहा है और तू कुड़ियों का पीछा करता है। बता किस माँ के पीछे आता है? पिछले 3 दिन से देख रही हूँ तुझे। बाजी अल्लाह का वास्ता मुझे छोड़ दो। मेरी फेस ब्यूटी ख़राब हो गई तो इंसान तो क्या, कोई खोते की बच्ची भी नहीं मिलनी मुझे। अच्छा, शावा भी तेरी आशिकी दे। चल बता फिर किसके पीछे आया था? वो बाजी, मैं आपके पीछे आया था। क्या मेरे पीछे? लैला गराई। बाजी अल्लाह की कसम, मैं आपको बहन समझता हूँ। तो फिर अपने मामे के मुंडे के लिए मेरे पीछे आया था? नहीं, वो आदिल ने भेजा था। कौन आदिल? मेरे चचा का पुत्र? जी बाजी, इसने आप पर नज़र रखने को बोला। कहीं आप किसी के साथ फंसी तो नहीं, क्योंकि वो आपको पसंद करता है। अच्छा ठीक है पुत्र, अपने इस आशिक नामुराद को बोलना जल्दी घर आए, इसकी मशूक इंतज़ार करेगी। चल अब भाग इधर से। और वो लड़का बेचारा इतनी तेज़ी से भागा कि छपाक से गंदे पानी की नाली में जा गिरा और उठकर फिर से दौड़ लगा दी। सारी लड़कियां खी खी करने लगी। हंसी तो जिन पाजी को भी बहुत आई थी। इसे ये लड़की काफ़ी दिलचस्प लगी थी। अब वो फिर से इनकी बातें सुनने लगा। लड़कियां लैला से पूछ रही थी कि वो अब क्या करेगी। करना क्या है, देसी घी की चूरी कूट के आशिक को खिलाऊंगी, साथ पंखा चलते हुए आधा दुपट्टा मुंह में डाल के चबा जाऊंगी। लैला ख्यालों में चटखारा लेते हुए बोली। ओहो, वो यानी कि आज लाइव शो देखने को मिलेगा? इसकी हमसाई बोली और सारी लड़कियां खी खी करती वापस चल दी। जिन बिन के पीछे पीछे लैला के घर पहुंच के नीम के दरख्त पर बैठ गया और लैला को काम करते हुए देखने लगा। वो साथ साथ अपने किसी न किसी छोटे कज़न को धमका धमका भी जड़ देती, जिससे वो गला फाड़ने लगता और चची लैला को सलवतें सुनाने लगती। लैला काम कर ख़त्म करके कमरे में जाके आंखें बंद करके लेटी तो इसे कोई आवाज़ आई। श इधर। जिन इसके सराहने खड़ा था। लैला पहले तो इसकी खौफनाक शक्ल देखकर घबराई, फिर अचानक इसके अंदर की मौला जटी जाग गई
ओए कौन हो तुम मनहूस शक्ल वाले आदमी? लैला ने इसे घूरते हुए पूछा। कौन मैं? तुमने मुझसे कुछ कहा? काफ के जिन ने हैरान और परेशान होकर इधर उधर देखकर पूछा। नहीं, तुम्हारे पीछे जो खड़ा है इससे पूछा है, मनहूस मारे लैला ने जल कर दांत पीस कर जवाब दिया। तुमने मुझे दोबारा मनहूस कहा? काफ के सबसे हैंडसम जिन बेचारे का सदमे से बुरा हाल हो गया था। देखो लाली, मेरा मेरा दिल तुम पे आ गया है, इसलिए मैंने तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त की है, वरना इस तरह मेरे सामने ज़बान चलाने पे तुम्हारी गिच्ची मरोड़ देता। जिन ने भी बदले में दांत पीस कर जवाब दिया। तुम बांदर की शक्ल वाले भूत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लैला पे आशिक होने की? कपड़े धोने वाली थापी से कूट कूट कर तुम्हारी आशिकी निकाल दूंगी। और मेरा नाम लैली नहीं लैला है, लायल पुल की लैला, समझा जिनके बच्चे। चल अब निकल इधर से, नीवा नीवा होके चल। शाबाश, मेरे सोने का टाइम हो गया है। साला भूत का बच्चा, इतना टाइम ज़ाया कर दिया, अब तक मैंने 25-26 खराटे ले चुकी होना था। भूत के तो काटो तो बदन में लहू नहीं वाला हाल हो गया था। मुंह खोल के इस लायलपुर की लैला को देख रहा था, जिसने बजाय डरने की इसके कुत्ते वाली कर दी थी। सारी दोपहर मज़े से खराटे ले लेकर अपनी नींद पूरी करके लैला मैडम जैसे ही उठकर सहन में आई तो उसे देखकर जिन बेचारे का ही तरह निकल गया। वो जो कब से इसके उठकर बाहर आने का इंतज़ार कर रहा था, इस्तग़फ़ार पढ़कर इसका हुलिया मुलाहिज़ा करने लगा। बिखरे हुए बाल, सांवले मुंह पे बालों से टपका हुआ किलो किलो तेल और फ्रेश फर्श पर रुलता हुआ दुपट्टा। उफ, ये तो बिल्कुल मेरी बहन लग रही है। तौबा तौबा, ये मैं क्या सोच रहा हूँ। जिन्हें अपना मुंह लपेट लिया और ख़ुद को हौसला देते हुए इश्क लड़ने को तैयार हो गया और लैला के मुंह धोने पर खुदा का शुक्र अदा किया। इतनी देर में लैला का दूसरा आशिक नामुराद बाहर से आ गया। जी हाँ, सही समझे, आदिल, लैला के चचा का बेटा। आइए महाराज, आपका ही इंतज़ार था। लैला बज़ाहिर मुस्कुराते हुए दांत पीस कर बोली। अरे डरो नहीं, पास आओ। नहीं, आप मारोगी। आदिल सहम कर आस्था से आगे बढ़ता हुआ बोला। अरे इधर आओ, शेर बनो। लैला को मुस्कुराता देखकर आदिल को हौसला हुआ और वो लैला के पास आ गया। अरे ये क्या, मम्मी बचाओ। आदिल की समझ में नहीं आया कि कब रस्सी इसके पाँव के साथ लिपटी और कब इसके पाँव के नीचे से ज़मीन निकली। जब तक होश आया तब तक वो नीम के दरख्त के साथ उल्टा लटक चुका था। इसके हाय वाय सुनकर चाची भी बाहर आ गई थी। हाय हाय, कमबख्त मारी, क्यों मेरे मासूम बच्चों के पीछे हाथ धोकर पड़ी है? क्या बिगाड़ा है उन्होंने तेरा? चाची जल्दी जल्दी चलने के चक्कर में अपने ही दुपट्टे में उलझकर धड़म से गिर पड़ी। लैला ने बेसाख्ता कहका लगाया और चच्ची को उठाने के लिए आगे बढ़ी। इतनी देर में हमसाई भी दीवार पर चढ़ गई लाइव शो देखने को। ना तो किस खुशी में दीवार पर चढ़कर दांत निकाल रही है। चच्ची ने लैला को दो हितड़ मारते हुए हमसाई की भी क्लास ली, जो बेशर्मों की तरह हंस रही थी। अरे खाला, मैं तो लैला से बात करने आई हूँ, बस ये ज़रा फारिग हो जाए। वो लैला की तरफ देखकर आंख दबाकर बोली। सब समझती हूँ तुम लोगों की चालाकियाँ। चच्ची का पारा हाई हुआ। अरे माँ, मुझे तो नीचे उतार ले, मर जाऊँगा तब तुम लोगों के मज़ाकरात ख़त्म होंगे। आदिल ने दहाई दी। जिन खामोशी से ड्रामा एंजॉय कर रहा था। आय हाय, मेरा बच्चा, मेरा आदि, क्यों रही कमबख्त, क्यों लटकाया मेरे बच्चे को? चच्ची, आपका बच्चा जवान हो गया है, इसके सर पर आशिकी का भूत चढ़ गया है, वो उतार रही हूँ। क्या मतलब? चाची ने भुनोए तानी। मतलब ये प्यारी चच्ची कि आपका ये जो चूचा बच्चा आशिकी करने चला है, मेरे पीछे लड़के को लगा दिया कि नज़र रखे मेरा किसी से चक्कर तो नहीं चल रहा, क्योंकि मोहतरम आदिल को लैला से प्यार हो गया है और ये मुझसे शादी के ख्वाब देख रहा है। हाय मैं मर गई, वे कंजरा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुझे पता भी है ये आफत तुझसे 10 साल बड़ी है, और अगर छोटी भी होती तो मैं इसको कभी ना बहू बनाती। नी चाची, तेरा कख ना रवे, 5 साल बड़ी हूँ मैं इससे, लैला जलकर बोली। अगर दोबारा तूने मुझे 10 साल बड़ी बोला तो कसम खाती हूँ तेरे इस चोचे से ही शादी करके सारी उम्र तेरे सीने पर मूंग दलूंगी। नहीं नहीं, मुझे माफ़ कर दे मेरी माँ, दोबारा नहीं बोलूँगी, चच्ची दहल कर बोली। अब आई ना लाइन पे। चल अब खुद ही बता दो अपने इस चोचे की सज़ा।
अरे मैं कहती हूँ गर्म चिमटे से इसका बछवाड़ा लाल कर मेरी बला से। मैं चली तू उतार इसकी आशिकी। चची हाथ झाड़कर अंदर गई और चादर लेके घर से निकल गई मोहल्ला फिरने। हाँ रांझा जी साहब, अब आपकी बारी है। लैला सचमुच चिमटा लेके आ गई। लैला तुझे अल्लाह का वास्ता है ऐसा ना करना, मुझे माफ़ कर दे, तू तो मेरी बाजी है। आदिल चिमटा देखकर मिन्नतों पर आ गया। ना मीर ऊपर तुझसे ऐसा छोड़ दिया तो दूसरे ना मेरा वीर तुझे ऐसा छोड़ दिया तो दूसरे लोग इब्बत कैसे पकड़ेंगे। और ये कहकर दिन दहान आदिल साहब की तशरीफ पे चिमटा लगने लगा। जिन तो ये देखकर हंसी से लूटपुट हो गया और पेट पकड़कर हंसता हुआ धड़म से दरख्त से नीचे आ गिरा। लैला जब अपने ध्यान में आदिल को चिमटे से कूट रही थी, धप की आवाज़ सुनकर पीछे मुड़ी और दरख्त के नीचे मोटे ताज़े बल्ले को देखकर पहले तो हैरान हुई और फिर वही चिमटा घुमाकर बल्ले की तरफ फेंका। जिन जो इस बल्ले की शक्ल में था जल्दी से चिमटे से बचने के लिए भागा, मगर वो लैला थी जो बचपन से गुलेल के साथ परिंदों की बजाय कुत्ते बिल्लियों और इंसानों का शिकार करती थी। इसका निशाना बहुत अच्छा था तो ये कैसे मुमकिन था कि बल्ला बच जाता। चिमटा सीधा बल्ले की कमर पे लगा और वो लोटनियाँ खाता हुआ गुस्लखाने के खुले दरवाजे से जाकर फ्लश में गिरा और उठकर टाउं टाउं करता बाहर भाग गया। बिल्ला, ये कहकर फिर से आदिल की जगह इसकी धुलाई ना हो जाए। बाहर जाकर दरख्तों की झंड में छुपकर अपनी असली हालत में आया और अपनी कमर दबाते हुए इंसानों की तरह लैला को कोसने लगा। नी लैला तेरा कख ना रवे, तेरा बेड़ा गर्क। मैं बाज आया तेरी आशिकी से, अब तो तुझे मज़ा चखाऊंगा। कोकाफ के शहजादे को चिमटा मार के गुसल खाने में फेंक दिया, यख। और माँ काश मैं कोकाफ से भागकर ना इस गांव में आता और ना ये चुड़ैल मुझे नजर आती। उफ कैसा भारी हाथ है संडी का। जिन बेचारा वहाँ ही लेट कर कराने लगा। दूसरी तरफ लैला आदिल की तबीयत साफ करके से वहीं लटका छोड़कर हाथ झाड़ती हुई बाहर जाने लगी तो आदिल ने दहाई दी, लैला मुझे तो खोल जा। लैला ने जैसे ही मुड़कर खूनख्वार नजरों से देखा तो गड़बड़ा कर बोला, मेरा मतलब है लैला बाजी, मुझे खोल दो प्लीज, मैं मर जाऊंगा ऐसे तो। लैला बेनियाजी से मुड़ी और रस्सी के बल खोल दिए। आधे धड़म से पुश्त के बल गिर के हाय वाय करने लगा। लैला इसके छोटे बहन भाइयों को इसे उठाने का इशारा करके घर से निकल गई। चलते चलते गांव के चौपाल की तरफ जा निकली जहां सारे गांव के बाबे पीपल के पेड़ के नीचे शुगल मेला लगा कर बैठे हुए थे। लैला को शरारत सूझी और बाबू के टोलों के पास से गुजरते हुए बोली, चाचा तुम्हारी धोती फटी हुई है क्या? सारे बूढ़े यकदम उठ के खड़े हो गए और अपनी अपनी धोतियां चेक करने लगे और लैला मैडम शैतानी हंसी हंसती हुई आगे निकल गई जहां हर रोज सारी लड़कियां इकट्ठी होकर हंसी मजाक करती और झूले झूलती थी। और वो जगह थी गांव के चौधरी का बाग। अब ये जिनकी बदकिस्मती कह लें कि वो अभी से हरे भरे बाग में आके इंसानी शक्ल में आम के दरख्त पर टांगे लटका के बैठा था। कमर पे जहाँ चिमटा लगा था वहाँ इसे अभी भी दर्द कर रहा था। लैला जो अपनी सहेलियों को ढूंढती हुई इधर से गुजर रही थी, इसने जब किसी को आम के दरख्त पर बैठे देखा तो टांग से पकड़कर नीचे खींच लिया। लो जी जिन पाजी धड़म से गिरे और मजीद जख्मी हो गए। नी लाली तेरा सत्यानाश आज ही मार डालेगी क्या? जिन्हें उठते हुए आह कराहा और लैला को घूरने लगा। अरे काले जिन तू यहाँ क्या कर रहा है? और तूने मुझे फिर से लाली बोला, रुक जा कमीने काले लौटे जिनके बच्चे, तुझे तो आज नहीं छोड़ूंगी। अरे तू पहले कौन सा माफ किया है? जिन जलकर बोला। पहले तो कुछ नहीं कहा, अब देख तो मैं क्या करती हूँ। अरे रुक, किसी अफलातून की औलाद जो मेरी कमर पर चिमटा मार के गुस्ल खाने में फेंका, वो क्या तेरे बाप की रूह थी? रुस्तम पहलवान की औलाद है? कब की बात है जब तुम अपने इस चूचे आशिक को चिमटे मार रही थी तो जिस मासूम बिल्ले पे जुल्म ढाया वो मैं था। और ये मेरी शराफत है कि अभी तक तुम्हें कुछ कहा नहीं और इसका ये मतलब भी नहीं कि तुझे माफ़ कर दूंगा। हाँ एक शर्त है, अगर तू मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए तो मैं तुझे माफ़ कर दूंगा। ओए रुक रुक, मैं अपनी राम लैला बंद कर और सच्ची बता वो बिल्ला तू था? तो अब क्या स्टाम्प पेपर पर लिख कर दूं? बिल्ले का पारा फिर से हाई हुआ चिमटे को याद करके। अच्छा छोड़ सारी बात, अगर तू सच में वही है तो दोबारा बनकर दिखा तब मानूंगी। लैला को शैतानी सूझी। जिन बेचारा फिर से इसकी बातों में आ गया और दरख्त के पीछे जाके बिल्ला बन के आ गया।
लैला ने एक बार दरख्त के पीछे जाकर देखकर अपनी तसल्ली की और बिल्ली को पीछे आने का इशारा करती ट्यूबवेल की तरफ चल पड़ी। और जैसे ही ट्यूबवेल के पास पहुंची, लैला ने झुककर इस मोटे ताजे भारी बिल्ले को उठाया और छपक से पानी में फेंक दिया और दांत पीसकर बोली, लैला का बॉयफ्रेंड बनेगा? वाह भी, अब लगा डुबकियां, तेरी अकल ठिकाने आए। इतनी देर में लैला की दोस्तें भी आ गईं और बिल्ले को देखने लग गईं। जैसे ही सब लोग आगे बढ़ी, बिल्ला अपनी असली शक्ल में आ गया और सारी की सारी एक दूसरे के ऊपर गिरती पड़ती भागी और कीचड़ में गिरकर चीखने लगी। लैला, जिनको पानी में फेंकने के साथ वाले खेत से गन्ना तोड़कर तसल्ली से बैठकर छीलने लगी। इतनी देर में सारी लड़कियां कीचड़ में लथपथ लैला के पास आके एक साथ धड़म से गिरी। अरे क्या आफत आ गई है, क्यों देसी मेकअप करके आ गई हो सबकी सब? लैला मैडम गन्ने की तरफ ध्यान रखते हुए इनके हुलिये को देखकर बेनियाजी से बोली, अरे सदके जाएं तेरे इत्मीनान के, नास मारी, पानी में क्या फेंक के आई हो? लैला की करीबी दोस्त फातिमा, जिसके हवास जरा बहाल हो चुके थे, जलकर पूछने लगी, क्यों, तुम लोगों ने क्या देखा? लैला के इत्मीनान में जरा फर्क न आया। मजे से गन्ना चूस कर साइड पर फेंकते हुए पूछा, वो वहाँ बहुत डरावनी शक्ल वाला जिन था। लैला, कसमें हम मजाक नहीं कर रहे, दूसरी लड़की झरी झरी लेकर बोली। तो मैंने कब कहा तुम लोग मजाक कर रही हो? अरे भी, जिनको पानी में फेंकेंगे तो जिन ही नजर आएगा ना। अंजेलिना जोली नजर आने से तो रही। क्या मतलब? सारी यक ज़बान होकर बोली, मतलब ये मेरी मासूम बीवियों के वो सचमुच वाला जिन था। ये कहकर लैला ने सारी कहानी इन सबको सुनाई। सारी लड़कियां हंस हंस कर लूटपुट हो गई और इन लोगों का डर अब ख़त्म हो गया था। इसकी जगह तजस्सुस ने ले ली थी। अब क्या होगा लैला, कहीं वो जिन बदला लेने आ गया तो? अरे कुछ नहीं होता, वो इतना बहादुर होता तो अब तक ले चुका होता बदला, बार बार पीटने के बाद। लेकिन यार, हो सकता है वो कोई प्लानिंग कर रहा हो बदला लेने की। एक और लड़की बोली, चल देख लेंगे इसकी प्लानिंग भी, अभी तुम लोग तो इंसानी शक्ल में आओ। लैला इन सब को लेकर ट्यूबवेल की तरफ चल पड़ी। दूसरी तरफ जिनका गुस्से से बुरा हाल था, मगर वो फूं फूं करके नाक से धुआं नहीं निकाल पा रहा था। ट्यूबवेल के ठंडे पानी ने इसकी आतिश इश्क ठंडी करने के साथ साथ इसकी सचमुच वाली आग भी ठंडी कर दी थी। अब बेचारा मुंह से आग तो क्या निकालता, खाली धुआं भी नहीं निकाल पा रहा था। जैसे ही वो मुंह या नाक से फूक फूक करता, जरा सी भी भाप निकल कर खत्म हो जाती और ऐसी आवाज आती जैसे किसी थक्कड़ गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हो। अब तो जिन ने सोच लिया था कि वो इस पूरी चड़ेल को मज़ा चखा के ही यहाँ से जाएगा। अब ये तो वक्त बताएगा कौन किसको मज़ा चखाता है। अभी तक तो जिन की मिट्टी पलीद हो रही थी। अगले दिन जिन्हें अपने इंतकाम का आगाज़ करना था, इसलिए सुबह सुबह आके लैला के घर के नीम के दरख्त पर डेरे डाल दिए और लैला के उठ कर बाहर आने का इंतज़ार करने लगा। चाची ने रात वाले बर्तन धो के चारपाई पर उल्टे करके सूखने के लिए रखे थे। जिनको शैतानी सूझी, कौवा बनकर नीचे उतरा और बर्तनों को पंजे मार मार कर नीचे गिराता हुआ एक चम्मच मुंह में डालकर दरख्त पर जा बैठा। लैला जो अभी उठकर बाहर आ रही थी, इसने जब कौवे को बर्तन गिराकर दरख्त पे बैठते देखा तो वहां से ही चप्पल उतार कर खींच मारी और कौवा बेचारे एक बार फिर शाखों और पत्तों में लूटनियाँ खाता हुआ दरख्त से नीचे गिरा और इधर उधर देखे बगैर फुर्र से उड़ गया। इससे पहले कि लैला इस तक पहुंचती और इसे कल की तरह चिमटे खाने पड़ते, वो फरार हो चुका था। अब तो जिनका गुस्से के मारे बुरा हाल था। इसने भी सोच लिया था कि बदला लिए बिना नहीं जाएगा, भले लैला इसे मार मार कर छछूंदर बना दे, वो भी लैला को बांदरी बना के जाएगा, लेकिन बदला पूरा करने के बाद। अब वो दिन भर से प्लानिंग कर रहा था कौन सा तरीका ठीक रहेगा जिससे वो लैला के हमलों से भी बच जाए और इसे मज़ा भी चखा सके। इसके लिए इसने एक दिन आराम करने का सोचा ताकि चोटों की टकोर कर सके और अगले दिन ताज़ा दम होके अटैक कर सके। अगला दिन पुरसकून था क्योंकि जिन छुट्टी पे था। लैला की वही छोटी मोटी नोक-झोंक जारी रही। आदिल बेचारा चिमटे चिमटे खा खा के सूजा हुआ था। वो भी बिस्तर पर उल्टा लेटा हाय हाय कर रहा था और माँ से गर्म पानी और गालियों की टकोर करवा के बके बके से चीखें मार रहा था। आज लैला की किसी सहेली की मेहंदी थी। वो वहाँ जाने के लिए तैयार हो रही थी, मगर दूसरी तरफ इसकी सहेली ने इसे बुला लिया था। अब दुआएं कर रही थी कि अल्लाह करे लैला को बुखार हो जाए या कोई टांग वांग टूट जाए और वो
ना आए, क्योंकि इसे डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो इसका सुहाग बसने से पहले उजाड़ दें। लैला की हरकतों से गांव वाले तो वाकिफ थे, मगर ये रिश्ता दूसरे गांव से आया था और लड़का बहुत नखरे वाला था। इसकी माँ बहनों की मांगे ही ख़त्म नहीं हो रही थी। कभी इनको जहेज में भैंस चाहिए थी, तो कभी सास नंदों के लिए सोने का जेवर। अब वो लोग मेहंदी पर लड़के के लिए मोटरसाइकिल मांग रहे थे, और लड़की के भाई परेशान थे कि क्या करें। पहले बहुत मुश्किल से रिश्ता मिला था इनकी 30 साला बहन को, अब अगर ये भी टूट जाता तो क्या करते। इसी बात का फ़ायदा उठाकर वो लोग ज़्यादा फैल रहे थे। सारी जमा पूंजी ये लोग लगा चुके थे, इधर उधर से पकड़ के भी इतने पैसे जमा नहीं हो पा रहे थे कि मोटरसाइकिल खरीदी जा सकती। और इन लोगों की डिमांड थी कि मोटरसाइकिल मिलेगी तो ही मेहंदी लगेगी, वरना नहीं। इतनी देर में लैला भी पहुंच गई थी। सहेलियों से मिलकर अभी दुल्हन के घर वालों से मिलकर वापस हुई थी कि इसे कुछ अजीब सा लगा। सब इतने चुप क्यों है, पहले इग्नोर किया, फिर इसके अंदर का शरलॉक हुआ मज़ीद उछलकर बाहर आ गया। इससे ज़हन में अचानक से कुछ क्लिक हुआ। सारा घर मेहमानों से भरा हुआ है और घर वाले एक कमरे में जमा होकर कुछ बातें कर रहे हैं, और लैला के आते ही सब चुप हो गए थे। ये बात लैला बीबी कैसे हजम कर सकती थी। वह वापस आके धम से बैठी और सवाल नजरों से सबको देखने लग गई। क्या हुआ, आप लोग ऐसे क्यों बैठे हैं? कुछ नहीं लैला, तुम जाओ, बच्चे नायला इंतज़ार कर रही होगी, भाई ने नरमी से कहा। नहीं भाई, आप लोगों को बताना पड़ेगा, क्या मसला है? भाभी आप बताएं। भाभी लैला के कारनामों से वाकिफ थी, सवाए सवा से सारा कुछ बता दिया। नायला की अम्मी बेचारी रोए जा रही थी। लैला ने कुछ देर सोचा और उठते हुए बोली, भाई मौलवी को बुलाएं, आज निकाह होगा और कल रुखसती। क्या तुम पागल हो? भाई गुस्से से उठ खड़े हुए। प्लीज़ खाला, मेरा यकीन करें, मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगी। उसने नायला की अम्मी के घुटनों पर हाथ रख के यकीन दिलाया। उन्होंने इस बात में सर हिलाया और अपने बड़े बेटे को इशारा किया। वो बड़बड़ाता हुआ मौलवी को लेने चला गया। अब सब भी बाहर आए और सबको निकाह का बताएं, लड़के वालों से कह के कि मोटरसाइकिल का इंतज़ाम हो गया है, मगर आज ही निकाह करें तो देंगे। लेकिन बेटी, खाला मुझ पर भरोसा रखें, सब ठीक कर दूंगी। अब इसे लड़के वालों के दिमाग सेट करने थे। सो चटखारा लेकर बाहर निकल गई और नायला के पास पहुंच गई। इससे दम निकाह का शोर उठा एकदम से निकाह का शोर उठा। सारी लड़कियां हैरान हो गई। लैला के चेहरे की पुरसरार मुस्कुराहट पर किसी ने गौर नहीं किया था। मौलवी आ गया था। लैला दूल्हे की माँ और बहनों के पास जा बैठ गई। आंटी, आप लोग भी आए आए ना पास? अरे नहीं बेटी, हम जाके क्या करेंगे, मर्द है ना वहाँ। लड़के की माँ जिसने 5 किलो मेकअप थोप कर गहरे सब्ज रंग के तंग कपड़े पहनकर जवान नजर आने की कोशिश की थी, नज़ाकत से बोली, अरे तेरी ऐसी तैसी बुढ़ी घोड़ी फंसा डाल के साइड पे हो रही है तुझे, तो मैं बताती हूँ। बजाय दांत पीस कर मुस्कुराते हुए दिल में इन लोगों को गालियाँ देती ज़बरदस्ती उठा कर ले गई थी इन सब को। जैसे ही मौलवी साहब ने निकाह शुरू करवाया, लैला आगे आ गई। 1 मिनट मौलवी साहब, हक महर तो लिख लें। अरे हक महर तो शरीयत के मुताबिक होगा, दूल्हे की बड़ी बहन जल्दी से बोली। अच्छा, मुझे तो पता नहीं था, बताने का शुक्रिया। लैला मुड़ के घूरी। अब ज़रा ये भी बता दो, भैंसे, सोना और मोटरसाइकिल किस शरीयत में लिखे हैं? और वो कौन सी शरीयत है जो हक महर तो बताती है, मगर जहेज़ के नाम पर लूट मार की कोई तफसील ही नहीं है तुम्हारी इस शरीयत में? ये क्या हो रहा है? कौन है ये लड़की? हम यहाँ बेइज्जती करवाने नहीं आए, चलो उठ मुन्ने, वापस चलें। लड़के की माँ बोलकर उठने लगी। अरे गैंडी, ज़्यादा खुद की ना तो मेंढकी बना के छप्पड़ में छोड़ आऊंगी, तेरी और तेरी इससे चुन्ने काके की। तो लैला मैडम फुल एक्शन मूड में आ गई थी। अगर तुम लोगों में से कोई भी अपनी जगह से उठा तो मार मार के चपेड़े चिच्चड़ बना दूंगी, क्योंकि दुम्बे तो तुम लोग पहले ही हो। लैला इन सब को घूरते हुए गराई थी। लड़की की मोटी ताज़ी माँ तन फन करती खड़ी हो गई थी। लैला ने इसे कंधों से पकड़कर पास रखी कुर्सी पर ठूंसा और आस्था से कान में बोली, अब अगर उठने की कोशिश की तो बर्फ़ तोड़ने वाला सुआ मार के तेरे हवा निकाल दूंगी, मोटी भैंस। इतने में लड़की की दोनों बहनें भी आ गई थीं। ये क्या गुंडागर्दी है? हो कौन तुम हमारे मामले में टांग अड़ाने वाली? चुप करके तो बैठ जाओ। मेकअप की दुकान, अब अगर आवाज़ निकाली तो मुंह धुलवा दूंगी दोनों के, और फिर सोने के जेवर पहनाऊंगी जो तुम लोगों ने मांगे हैं। दोनों लड़कियां साथ ही चुप करके बैठ गईं। सब लोग चुप करके शो एंजॉय कर रहे थे। किसी ने बीच में बोलने की कोशिश नहीं की। हाँ जी मौलवी साहब, लिखिए हक महर 20 लाख और महाना 10,000 जेब खर्च। अरे ये क्या कर रही हो लड़की, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? लड़के
का बाप तड़प कर आगे आया। क्यों, मेरे दिमाग को क्या हुआ है? लड़का ट्रक भर के जहेज का दिया, तुम्हारे सारे खानदान को सोना पहनाया या दूध के लिए भैंसें दी, और इस पे भी दिल नहीं भरा तो मोटरसाइकिल मांग ली। क्यों भी तुम लोग भूखे नंगे हो? पहले बता देना था, तुम्हारे गुस्ल खाने के लिए पार्ट भी इधर से ही दे देते। चले मौलवी साहब, आप क्या देख रहे हैं? लिखे शाबाश, और हाँ, शर्त में ये भी लिखना कि अगर लड़की को ससुराल में तंग किया गया तो इन सब घर वालों की चौक में नंगे करके लित्तर मारे जाएंगे। वो खूनी नज़रों से इन सब को और ख़ास तौर पर दूल्हे को घूरती हुई बोली, और वो नाजुक मिजाज दूल्हा सहम कर पहलू बदलने लगा। अरे बेटी सुनो, मेरी बात सुनो। लड़के की माँ दहल कर जल्दी से उठ के आई। हमें कुछ नहीं चाहिए, हम सारा कुछ वापस करने को तैयार हैं। ना कहा भी अभी होगा, अगर कहो तो रुखसती भी अभी करवा कर ले जाते हैं, मगर अल्लाह का वास्ता तुम अपनी शर्तें वापस ले लो। इतना कह के वो लड़की की माँ के पाँव में जाके बैठ गई। हमें माफ़ कर दो बहन, हम रिश्तेदारों के बहकावे में आकर लालच में अंधे हो गए थे, मगर इस बच्ची ने हमारी आंखें खोल दी हैं। हमारी भी दो बेटियां हैं, हो सकता है कल को इनके साथ भी कोई ऐसा करे। बस हमें कुछ नहीं चाहिए, आप लोग जितना चाहें मेहर की रकम लिखवा लें। मोटी आंटी रोते हुए माफ़ी मांगने लगी। नहीं आंटी, हमें कुछ नहीं लिखवाना, हम मौलवी साहब निकाह शुरू करें। नायला के भाई ने इतना कहकर लैला की तरफ तायद नज़रों से देखा। लैला ने भी मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया और अंदर दुल्हन के पास चली गई। वहाँ पर भी इमोशनल सीन चल रहा था। दोनों माँ बेटी एक दूसरे के गले लगकर रो रही थी। नायला को सारा माजरा पता चल गया था। इसने भागकर लैला को गले लगाया और बोली, लैला तुम तो मेरे लिए रहमत की फरिश्ती बन साबित हुई हो। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे लिए बुरा बुरा सोच रही थी। क्या मतलब? लैला ने झटके से उसे खुद से अलग किया। वो मैंने तुम्हारे आने से पहले दुआ कर रही थी कि तेरी टांग टूट जाए ताकि तुम मेरे दूल्हे की बैंड बजाने ना आ सके। क्या? लैला चीखी। कमीनी नामुराद, वहाँ मैं तेरे लिए लड़की आई हूँ और तू मुझे बददुआएं दे रही थी। कमबख्त, मारी जा, मर कहीं जाके। लैला ने उसे दो हथड़ मारकर परे फेंका और वो उठ के फिर से रोते हुए लैला के गले लग गई और माफ़ी मांगने लगी। इतनी देर में मौलवी के अंदर आने की इतला मिली तो लैला ने इसे अलग करके बैठाया और बोली, चल बस कर दे, सारी नाक मेरे कंधे के साथ ही साफ करेगी। सारी लड़कियां हंसने लग गई और फिर निकाह शुरू हो गया। रस्म के बाद लैला अपनी छोटी कज़न, जिसको वो साल लेकर गई थी, के साथ सीटी बजाती हुई घर में दाखिल हुई। चची, जो इन दोनों के इंतज़ाम नहीं बैठी थी, तड़प के कमरे से बाहर आई। बोली, कमबख्त मर्द मारा, अब किसकी चमड़ी उतार के आई है जो सीटियाँ मार रही है? अरे नहीं अम्मी, आज तो लैला बाजी ने ऐसा कारनामा किया है कि सभी लैला बाजी के फ़ैन हो गए हैं। इसकी कज़न तारीफ करते हुए बोली। तो जब तू चुप कर लैला बाजी की चमची, मैं जानती हूँ ये मुई सब जब भी सीटी मारते हुए घर आती है, थोड़ी देर बाद कोई ना कोई इसकी शिकायत लेकर आ जाता है। इतनी देर में दरवाजे से कोई तेज तेज से घर में दाखिल हुआ। चची ने दहलकर सीने पर हाथ रखा। देखा तो लैला के चचा थे। उन्होंने आगे बढ़कर लैला का माथा चूमा। जीती रह मेरी धी, तूने आज मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया है। अरे कोई मुझे भी कुछ बताए, चची जलकर बोली। मैं बता तो रही थी, आपने झड़क दिया हूँ। मुंह टेढ़ा करके छोटी अंदर भाग गई। चल नेक वक्त अंदर चल के बताता हूँ तुझे अपनी धी का कारनामा। चची ने हैरान होकर लैला को देखा और वो चची को आंख मार के कमरे में सोने चली गई। आज सुबह जब आज आज जिन सुबह सुबह लैला के घर पर नाजिल हो गया था, वो बहुत खुश था क्योंकि वो बदला लेने के लिए नए तरीके सोच के आया था। मगर आज तो टाइम ही नहीं गुजर रहा था। ऐसा नहीं था कि वो लैला के कमरे में नहीं जा सकता था, बल्कि वो जाना नहीं चाहता था, क्योंकि लैला मैडम इतने खौफनाक खराटे लेती थी कि जिनका भी तरा निकल जाए। ऊपर से तेल से चिपड़े हुए बाल और तेल से ही भरा हुआ भार जैसा मुंह, जिससे खराटे लेते हुए कभी खोलती और कभी बंद करती थी। मच्छर भी इससे 2 फुट दूर होके गुजरता था कि कहीं सांस अंदर खींच कर इसे भी ना पी जाए। तो मोहतरमा जिन जो कि कभी को काफ का शहजादा हुआ करता था, जिसे लैला ने धो धो कर धोबी का कुत्ता बना दिया था, इसकी नाजुक तबीयत इसे दरख्त पर बैठकर इंतजार करने पर मजबूर कर रही थी। आखिर खुदा खुदा करके चच्ची की 125वीं आवाज़ों के बाद उठ के बाहर आई थी। इसकी तेल वाली इस बिखरी जुल्फों को देखकर जिनको इंतकाम का पहला लेवल सूझ गया। वाह वाह, इसकी जुल्फों को आग लगाऊंगा और ये चीखती फिरेगी तो मेरे दिल को सुकून आएगा। जिन ने ख्यालों में लैला को चीखें मारते पूरे सहन में चक्कर काटते देखकर चटखारा लिया। लैला मैडम भी मुंह धोकर चूल्हे के आगे आके बैठ गई थी। चच्ची, आग क्यों नहीं जलाई? अरे आग तेरे
बाबा के दांत रगड़ कर लगाऊं, माचिस नहीं मिल रही। चच्ची ने जल के जवाब दिया। ओह चच्ची, इधर ही होगी। जैसे ही लैला चूल्हे के पीछे देखने को झुकी, जिन फूंक मारने को तैयार हो गया। और इधर लैला माचिस उठा के तीली जाने लगी। इधर जिन ने मुंह में से आग निकाली सीधी लैला के सर की तरफ। अरे ये क्या! तीली नीचे गिरी। लैला उठने को झुकी और आग चूल्हे में पड़ी लकड़ी को जा लगी। हैं? लैला आग जलने पर हैरान थी और जिन आंखें फाड़ फाड़ के चूल्हे को देख रहा था जो बीच में आ गया था। जिन ने गुस्से में तने पे हाथ मारा। वहां से पिछले दिन बच्चों ने झूला बांधने की कोशिश में टहना तोड़ दिया था। इसकी नोकें निकली हुई थी। जिन साहब ने जोश में देखा ही नहीं और हाथ लकड़ी के आर पार। जिनकी तो सदमे से सीटी गुम हो गई थी। हाथ लकड़ी में से निकाला और भागा बाग की तरफ। वो ट्यूबवेल की मंडेर पर बैठ के बच्चों की तरह अम्मी अम्मी करके रोने लगा। लैला, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जब से तुझे देखा है बस चोटें ही मिल रही हैं। मनुष्य कहीं की। अब तो मेरी जिद है खुद भले लीर वीर हो जाऊं, तेरा जितना जीना हराम कर दूंगा। दूसरी तरफ लैला ने नाश्ता करके घड़ा उठाया और कुएं की तरफ चल दी। रास्ते से उन सहेलियों को साथ लेते हुए सब कुएं पे पहुंची। और छाँव में बैठ के लैला के रात वाले कारनामे पर तस्वरा करने लगी। जिन भी हाथ पे कोई जड़ी बूटी लगा के लैला को ढूंढता हुआ कुएं के पास आ गया। मनूस मारी तो मुझे यहाँ ही मिली थी ना तू। आज तेरा इधर ही काम तमाम करूँगा। तुझे कुएं में फेंक के फिर ना रहेगी लैला और ना पिटेगा जिन। सारी लड़कियां उठ के पानी भरने लगी। जब लैला की बारी आई तो जिन कुएं के मंडेर पर आकर बैठ गया। नज़र तो किसी को नहीं आ रहा था, इसलिए आराम से बैठ के लैला के पास आने का इंतज़ार करने लगा। लेकिन इसे अपने प्लान फेल होता नजर आया, क्योंकि लैला तो थोड़ी पीछे खड़ी होकर डोल खींच रही थी। जिनके दिमाग में एक तकरीब आई। इसने अक्सर इंसानों को देखा था कि किसी को धक्का देना हो तो पीछे से डोल के आते और यकदम इसे दिक्का देते ताकि जोर का धक्का लगे। इसने भी ऐसा ही किया। जोश में काफ़ी पीछे निकल गया। ये देखे बगैर कि लैला ने पानी भर लिया और वो इधर से हटने वाली है। इधर जिन ने दौड़ लगाई और लैला पीछे हट गई। और जिन इतनी तेज़ी में था कि जब तक इसे लैला के साइड पे हटने का पता चला तब तक वो कुएं के बिल्कुल पास पहुंच चुका था। रुकने की कोशिश में कुएं की मुंडेर पर टकराया और तवाज़ुन बिगड़ कर अपने ही जोर में कुएं के अंदर जा गिरा। छपक की आवाज़ सुन के सारी लड़कियां कुएं के पास आके देखने लगी, मगर कुछ नजर ना आने पर सबकी सब पलट के वापस चल दी। और जो जोर से गिरने पर पानी की गहराई में चला गया था वहां ऊपर आया और कोशिश करके बाहर निकला। निकलते साथ कुएं के पास से ज़मीन पर लेटकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। ज़रा सांस ठीक हुई तो फिर से कोसने लगा। नी लैला, तेरा सत्यानाश हो जाए। तेरी किस्मत क्यों इतनी अच्छी है? मेरी हर चाल मुझ पे ही उलट जाती है और ये खसमियाँ खान सा बच जाती है। जिन गुस्से में भी लैलपुर की बोल रहा था। आज लैला ने शादी पे जाना था तो जल्दी जल्दी काम करके पॉलर जाने का सोचा। चाची भी ज़रा पॉलर जा रही हूँ बता के बाहर निकल गई कि कहीं चाची कुछ सुनाने ना बैठ जाए। वहाँ जाके पहले फेशियल करवा के आई, फिर आईब्रो बनवाई, फिर से बाल कटाने का बोल के आंखें बंद करके टेक लगा कर बैठ गई। इतने में ही जिन भी लैला के घर वापस पहुंच गया था। इसने जब चची के मुंह से लैला का जिक्र सुना तो कौवा बनकर चापाई के पास पहुंच गया। चची अपनी हमसाई को लैला के पार्लर जाने का बता रही थी। जैसे कौवे पर नजर पड़ी तो जूता खींच मारा। अरे कमबख्त, तू इधर क्या ढूंढ रहा है? चल दफा हो। जूता खा के लैला का पता मिल गया था, इसलिए इसने चची को माफ़ करके लैला के पीछे जाने का सोचा। इसके पसीने की बू का पीछा करता हुआ पार्लर जा पहुंचा, जहां पार्लर वाली कैंची पकड़े लैला के खूबसूरत सिल्की बालों को काटने लगी थी। जी हाँ, लैला के बाल बहुत प्यारे थे, सिल्की, सॉफ्ट और घने, इसलिए वो हर टाइम तेल में डुबाए रखती थी बालों को। मगर आज तो दोस्त की शादी थी तो सोचा कि थोड़ी सी कटिंग करवा के खुले छोड़ेगी। मगर इतनी देर में जिन पाजी भी पहुंच गए। पहले तो उसके बालों को देखकर मदहोश ही हो गया, मगर जब इंतकाम याद आया तो सर झटक कर आगे बढ़ा और पार्लर वाली का हाथ पकड़ के बालों पे उल्टी सीधी कैंची चलाने लगा। लैला यकदम कुर्सी से उठी और लड़की को धक्का दिया। ये क्या कर रही हो? लड़की चीखी। लैला, ये मैं नहीं कर रही, किसी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। लैला ने गुस्से से ट्रिमिंग मशीन उठाई और
के सर के दरमियान में फेर कर गंजनी स्टाइल बना दिया और गुस्से से बाहर निकल गई। जाते जाते फिर आने की धमकी दे गई। इधर जिन जो लड़की के पीछे खड़ा था, धक्का लगने से वैक्स मशीन से टकराया और गिर गया। वैक्स फर्श पर गिर गई थी और जिन इसके ऊपर गिर के तड़पने लगा और उठने को जोर लगाने लगा, मगर वैक्स ठंडी हो गई थी, इसलिए जिन को चबी लगा ली। लैला तो बकती झुकती चली गई। पार्लर वाली बेचारी वहाँ ही बैठ के अपनी गंजनी वाले टिंड को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। इस बेचारी का तो कोई कसूर भी नहीं था और लैला ने इसे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा था। जिन जो लगा लगा के थक गया, मगर वैक्स से जान नहीं छूट रही थी। इसने पार्लर वाली से मदद लेने का फैसला किया। बाजी मेरी मदद कर दो, मैं चिपक गया हूँ। ये शीरा उतर नहीं रहा। पार्लर वाली ने सहम कर इधर देखा, कोई नज़र नहीं आ रहा था, मगर आवाज़ आ रही थी। वो पहले ही किसी के इसका हाथ पकड़कर कैंची चलाने पे डरी हुई थी। आवाज़ सुनकर तो इसको हिचकी लग गई। ऐसे सर पे पाँव रख के भागी कि अपनी गंजनी टिंड को भी भूल गई और अपने घर जाके सांस ली। इसके छोटे बहन भाइयों ने इसे देखा तो चीखना शुरू कर दिया। वो समझी शायद पार्लर वाला जिन इसके पीछे आ गया। वो भी इनके साथ मिलकर चीखें मारने लगी। इसके घर वाले सब इकट्ठे हो गए और सबसे चीखने की वजह पूछने लगे। बच्चों ने जब इसकी टिंड की तरफ इशारा किया तो सबका ध्यान इसकी तरफ हुआ, तो इसे याद आया और वो फर्श पर बैठकर फिर से रोने लगी और सारी बात बताई। सब लोग इस जिन और लैला का गायबाना गालियाँ देने लगे। जिन बामुश्किल उठकर, मगर ना चल पाया और ना उड़ पाया। थोड़ा सा हिलजुल कर फिर से वहाँ ही चिपका रहा। इसे वैक्स पेपर नज़र आया तो उठाकर रगड़ने की कोशिश की, तो वो भी साथ चिपक गया। अब तो जिन बहुत परेशान हुआ। अभी तो उसने जाके लैला की हालत देखनी थी, मगर इसकी खुद की हालत पतली हुई पड़ी थी। इधर उधर हाथ मारते हुए अचानक तेल की बोतल इसके पाँव पे आ गिरी। गुस्से से उठाकर दूर फेंकने लगा तो इसे पाँव पर जहाँ तेल गिरा था वहाँ से चिपचाहट कम लगी। लो जी, जिनकी तो खुशी का कोई हाल नहीं रहा। तेल की बोतलें उठा उठा कर सर पर डालने लगा। लैला खराब मूड के सर पर दुपट्टा लेकर लैला खराब मूड के साथ सर पर दुपट्टा लेकर शादी से होके आ गई थी। इससे पार्लर वाली पे बहुत गुस्सा था। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो दोबारा पार्लर जाके इसकी साइड टिंट करके आती, जिसने इसके इतने प्यारे बाल छोटे बड़े कर दिए थे। इससे बाद में निपटने का सोचकर सर पर तेल का पूरा कुआं उलट कर सो गई थी। अगले दिन मामूल के मुताबिक था। जिन्होंने आज लैला पर बारात हमला करने का सोचा था। लैला जैसे ही पानी भरने की जिन भी पीछे पीछे गया और हमले के लिए मुनासिब जगह देखकर भैंसा बन के वहाँ पे छुप के बैठ गया, ताकि जैसे ही वो लोग सामने आए, अचानक उठकर लैला को टक्कर मार के इतनी दूर फेंक दे जहाँ से वो वापस ना आ सके। इतनी देर में वो लोग वापस नजर आना शुरू हो गए। जिन तैयार हो गया और इन सब के नज़दीक आते ही उठकर इनकी तरफ भागा। सारी लड़कियां चीखती हुई इधर उधर भागी, मगर लैला अपनी जगह पर खड़ी होकर इस मोटे ताज़े भैंसे को देखने लगी। भैंसा जो इसकी तरफ भागा आ रहा था गड़बड़ा कर रुक गया, तो इसने सोचा था कि लैला इसे देखकर भागेगी और वो इसके पीछे लगकर इसे दौड़ा दौड़ा कर मारेगा, मगर ये तो उल्टा हो गया था। वो रुकी तो ये भी रुक गया। थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे को घूरते रहे, लेकिन फिर अचानक लैला गड़ा नीचे रखकर भागी। भैंसा भी अन्नी वाला अपनी शामत के पीछे भागा। जैसे ही गली का मोड़ आया, लैला अचानक रुक के साइड पर हो गई और जिन पाजी की एक बार फिर किस्मत माड़ी। गली बंद थी और भैंसा शोखा स्पीड में धम से जाके सामने की दीवार से टकराया और तकलीफ से वहाँ ही गिर के टकारने लगा। लैला आराम से हाथ झाड़कर वापस गड़ा लेने के लिए चल दी। अब तो जिनकी हालत ही ख़राब हो गई। पहले वैक्स की वजह से इसका बालों से भरा जिस्म जगह जगह से छल गया था और अब सर की ज़ोरदार टकराने से इसे तारे दिखाई दिए थे। चुप करके उठा और बाग में जाके कुछ और सोचने लगा। लैला को तो अपने बालों का सदमा लगा हुआ था। समझ नहीं आ रही थी कि कैसे इनको ठीक करे। किसी को बताया भी नहीं था कि सब मजाक उड़ाएंगे। बैठी कुछ सोच रही थी कि दरवाज़ा बजा। पहले तो ढीठ बन के बैठी रही, लेकिन बजाने वाला इससे भी ज़्यादा ढीठ था। आ रही हूँ, दरवाज़ा तोड़ोगे क्या? लैला जल्दी भुंदी उठ के दरवाजे पे आई। देखा तो एक ज़ख्मी बूढ़ा खड़ा था। लैला ने बूढ़े को देखा, दरवाजे से ही वापस पलट गई और मांगने वाला समझ के आटा ले आई इसे देने के लिए। ये लो बाबा, घूर क्या रहे हो, आटा लो और चलते बनो। मैं तुम्हें मांगने वाला लग रहा हूँ? बूढ़े ने बुरा सा मुँह बनाया। जी नहीं जी, तुम तो टॉम क्रूज लग रहे हो और अपने बेटे का रिश्ता लेकर आए हो ना। आओ अंदर आओ, तो मैं चाय पिलाऊं। बूढ़ा फटाफट घर के अंदर आने लगा। इसे ए बुड्ढे किधर? लैला ने इसे धक्का दिया और वो बाहर नाली में जा गिरा। मनूस बुड्ढे सच में
घुसता चला आ रहा है। तेरे अब्बा का होटल खुला हुआ है यहाँ पे। बुढ़ा जो नाली के गंदे पानी से लिथड़ गया था उठकर दांत पीसते हुए एक तरफ को चला गया। थोड़ी देर बाद फिर से वापस आया, दरवाज़ा बजाने लगा। इस बार किसी और शक्ल में आया था। जी हाँ, ठीक समझे, वो साढ़े जिन पाजी थे। जिस्म पे वैक्स के जख्म और सर पर भैंसे वाली चोट पे पट्टी की हुई थी। और एक बार फिर से इससे दरवाज़ा बजाया और इस बार लैला के हाथों की पहुंच से दूर खड़ा हुआ था। हाँ जी फरमाओ। लैला खतरनाक तेवरों से सामने खड़े बंदे को घूरते हुए बोली। क्या चाहिए? मैं तुम्हें कुछ देने आया हूँ। लैला, क्या देने आए हो? शक्ल से तो भूखे नंगे लग रहे हो, मुझे क्या दोगे? और मेरा नाम कैसे पता तुम्हें? तुम छोड़ो इस बात को, ये लो, ये पाउडर लगाना अपने बालों पे, इससे बाल ठीक हो जाएंगे। क्या मतलब? और तुम कौन हो मेरे बालों के बारे में जानने वाले? अब तो ये जानना ही पड़ेगा। लैला ने अचानक आगे बढ़कर इसको बालों से पकड़कर अंदर खींच लिया। बाहर मोहल्ले के बच्चे खेल रहे थे, वो भी ये सीन देखकर भाग के लैला के पास आए। अब जिन तो दोनों हाथों से बाल छुड़वाने की कोशिश कर रहा था, जिन्हें लैला ने मजबूती से पकड़ा हुआ था। पाउडर वहाँ ही गिर गया था, जिसे बच्चों ने लैला के इशारे पर उठा के जिनके बाबे के सर और जिस्म पर फेंक दिया था। और माँ नी, लैला तेरा सत्यानाश कमीनी, तेरा कख ना रवे, मर जानी, छोड़ दे। जिन कभी दोनों हाथों से सर और जिस्म पर खारिश कर रहा था और कभी अपने बाल छुड़वा रहा था। तेज़ तरीन खुजली पाउडर जो लैला के लिए लेकर आया था, इसने इसके जख्मों पर मिर्चें लगा दी थी। जब इसने देखा कि लैला किसी भी तरह इसके बाल नहीं छोड़ी तो वो वहाँ से गायब हो गया और जाके ट्यूबवेल में छलांग लगा दी। बच्चों ने जब बूढ़े को गायब होते देखा तो जिन जिन चलाते हुए भाग निकले। लैला भी हैरत से अपने हाथों को देखने लगी जहाँ से जिन बाल छुड़ाकर भागा था। थोड़ी देर तो सोचती रही, फिर इससे इस दिन वाला सीन याद आया जो उसने बिल्ले को ट्यूबवेल में फेंका था। अच्छा, तो इसका बदला लेने आया था कमबख्त, खुजली पाउडर लेके। बीच वाले वाक़यात का इसे ख्याल भी नहीं आया था कि वो जिन था जिसकी कुत्तों वाली होती रही बार बार। अब वो ये सोच रही थी कि हो सकता है वो मनुष्य जिन दोबारा आए तो इसे भी अपनी तैयारी रखनी चाहिए। वो बैठकर सोचती रही, मगर जिन तो इसे खुजली पाउडर से इस तरह बुरी तरह छिल गया था कि बहुत सारे दिन तो बेचारे में हिम्मत ही नहीं रही थी कि कुछ करने की। इसी दौरान इसे इसके बाप को काफ के बादशाह के भेजे हुए जासूस जिन ने इसका सुराग लगा लिया था और इसे उठाकर ले गए। वहाँ इसका इलाज हुआ और फिर सब ने इसकी लव स्टोरी सुनी और इसकी बार बार की दुर्गत बनने पर हंस हंस के लूट-पुट हो गए। इसने अपनी वालिदा से इजाज़त ली और वो एक बार और इंसानों की दुनिया में जाएगा, मगर इस बार वो लैला से माफ़ी मांगेगा, क्योंकि लैला ने तो इसे बहरहाल कुछ नहीं कहा था, बल्कि इसकी खुद की चाल इस पर उलट जाती थी। पहले तो इसकी इजाज़त नहीं मिली, मगर फिर सब लोग लैलपुर की बहादुर लैला को देखने को तैयार हो गए थे। मगर तय ये हुआ कि वो गायब ही रहेंगे, वो बस वही जिन सामने जाएगा। मगर इसके इसके एक कज़न को मस्ती सूझी। वो बोला, मैं पहले जाऊंगा, इसके सामने देखूंगा क्या करती है। तो ठीक है। अगले दिन सब लोग लैला के घर गए और वो इस टाइम सहन में बैठी थी जब वो शरारती जिन इसके सामने आई है। लंबे लंबे बाल, ये सुर्ख आंखें, बड़ी बड़ी मूछें। लैला ने बाहर के दरवाजे की तरफ देखा जो खुला हुआ था। ओए तुम कौन हो? किससे पूछकर अंदर आए हो? मैं जिन हूँ। इसने लैला को डराने की नाकाम कोशिश की। अच्छा, मैं कैसे मान लूँ? लैला को शरारत सूझी। तुम जो चाहो सबूत मांग लो। तो ठीक है, मैं चेक करूँगी तुम सचमुच जिन हो या कोई स्टॉम पहन कर आए हो। आओ कर लो चेक। जिन सीना फैलाकर खड़ा हुआ हो गया। लैला आगे बढ़ी और इसकी दोनों मूछें पकड़कर इतनी ज़ोर से झटका लगाया कि जिन बिलबिला उठा और तकलीफ से चीखते हुए बोला, छोड़, उखाड़ देगी क्या? तो लैला ने मूछें छोड़ दी और बोली, ये तो असली हैं, मगर सर पर विग लगाई लगती है। कहते साथ ही बालों से पकड़ के इसको घुमा के रख दिया। ओ माँ, माँ बचाओ, इस अफलातून की बच्ची से। जिन दहाई देने लगा। इतने में सब लोग ज़ाहिर हो गए जो पेट पकड़े हंस हंस के लूट-पुट हो रहे थे। जिन बेचारा खसाना होके साइड पे हो गए। इतने में पहले वाले जिनकी वालिदा यानी कि मलका लैला की पास आई और सबका तारुफ कराया, अपने बेटे से माफ़ी भी मंगवाई। लैला, इसने तुम्हें बहुत तंग किया है, इसकी सज़ा भी इसको मिल गई है, अब इसको माफ़ कर दो। तुम बहुत बहादुर हो जो डरी नहीं। इतने में वही जिन इसके पास आया और बोला, लैला ये अंगूठी रख लो, अगर कभी मेरी ज़रूरत पड़े तो रगड़ कर बुला लेना। वाह जिन पाजी, तुझसे ग्रेट हो। इसने अंगूठी की, मुझे तो नहीं, तुम्हें ज़रूरत है, कोई तुम्हें पीटे तो मुझे बुला लेना। जिन शर्मिंदा हो गया और वो सब लोग हंसते हुए ऊपर परवास करके। लैला भी नीम के दरख्त के नीचे आंखें बंद करके कुछ देर सोचने लगी। अभी से पार्लर वाली की टिंड भी तो पूरी करनी थी। तो तसव्वुर में इसके सर में इस्त्री चलाने लगी। तो कैसा लगा ये नावल? उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। मुख्तसर सा नावल था, फ़नी था,
تو یہاں پہ انہوں نے رائٹر نے ختم کیا ہے. اگر وہ آگے لکھنا چاہے تو آگے اس کی سٹوری بنتی ہے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ ناول پسند ہے. کہ اپنی قیمتی رائے لازمی دیجیے, کمنٹس باکس میں لازمی بتائیے گا, لائک کا بٹن پریس کیجیے گا, اور آپ میرا چینل اپنے دوست اور فیملی میں لازمی شیئر کریں. اگلے ناول کے لیے بہت جلد حاضر ہوں گی, اور کمنٹ میں بتائیں کہ ناول کس بیس پہ ہونا چاہیے, تاکہ میں وہ آپ کی فرمائش کے مطابق پوسٹ کر سکوں اس بیس پہ. اور کچھ میرے ریڈرز جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں ہم نے اسٹوری پڑھی, اس میں فلاں فلاں کا نام تھا مین کریکٹر کا, فیمیل کا, اور ہیرو کا یہ تھا. تو میں اس طرح بہت سرچ کرتی ہوں لیکن مجھے ملتا نہیں ہے. یا تو تھوڑا سا آپ ریفرنس مجھے دے دیں کہ وہ آپ نے کہاں پہ پڑھا, کس جگہ پہ پڑھا, تو پھر میں وہاں سے ناول بآسانی مل سکتا ہے پوچھ کے. تو آپ مجھے جو ہے وہ اجازت دیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلے ناول کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد ملتی ہوں. اللہ حافظ.